नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे हरिशंकर परसाई जी की कहानी उदात्त मन की आखिरी कमजोरी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक किंचित कवि, किंचित समाज सेवी को मकान की ज़रूरत थी। मकान कलेक्टर आवंटित करता है। कलेक्टर के बारे में यह आम राय थी कि वह खुशामद पसंद नहीं है। वैसे जिसे खुशामद पसंद नहीं है उसकी खुशामद यह कहकर की जा सकती है कि आप खुशामद पसंद नहीं करते। ऐसा शेक्सपियर के किसी नाटक में है। बहरहाल इन सज्जन को मालूम हुआ कि कलेक्टर कुछ वह लिखता है जिसे कविता कहते हैं। उसने एक काव्य गोष्ठी आयोजित की जिसमें कलेक्टर को आमंत्रित करने पहुंच गया। कलेक्टर ने कहा, नहीं, मैं कोई कवि नहीं हूँ। इन्होंने कहा, आप स्वयं तो अपने काव्य का महत्व पहचानेंगे नहीं, आप कवियों आलोचकों तक अपनी कविता आने दीजिए। कलेक्टर ने गोष्ठी में 2 कविताएं पढ़ी। जब चर्चा हुई तो दूसरे शहर से संयोग से आ गए 2 आलोचकों ने कलेक्टर की कविताओं की धज्जियां उड़ा दी। वे दूसरे जिले के थे, वरना यह बेवकूफ़ी नहीं करते। कलेक्टर ने ऊपर से संयम जताया पर भीतर बहुत कुढ़ गया। इस किंचित कवि की हिम्मत कुछ दिन मकान मांगने की नहीं हुई। फिर एक दिन वह गया। कहने लगा, उस गोष्ठी में वे 2 अनाड़ी आ गए थे। वे आपकी कविता का मर्म ही नहीं समझ पाए। उनकी बात कोई नहीं मानता। इस इतवार को गोष्ठी कर रहे हैं, उसमें शरीक होइए, मैं आपको लेने आऊँगा। उसने अपने दोस्तों को गोष्ठी में इकट्ठा किया, उनसे कलेक्टर की कविताओं की तारीफ करने को तय किया। कलेक्टर ने कविताएं पढ़ी, खुद मकाने छूने और उसके दोस्तों ने तारीफ की। एक ने तो बड़ी चतुराई से कहा, देखिए, हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। मैं आपकी कविता की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप कलेक्टर हैं। अरे साहब, कलेक्टर तो आते जाते रहते हैं, मगर आप में वह सहृदयता और प्रतिभा है जो कला को जन्म देती है। मकानेच्छू ने उनकी 2 कविताएं स्थानीय अखबार में छपा दी। 3-4 दिन बाद कलेक्टर से मिला। कलेक्टर ने कहा, आपने तो मुझे कवि बना दिया। उसने कहा, मेरी क्या हैसियत कवि बनाने की, मैंने तो कवि खोजा है। कोलंबस ने अमेरिका बनाया नहीं था, खोजा था। थोड़ी देर बाद कलेक्टर ने कहा, आपकी वह मकान अलॉट कराने की दरख्वास्त है। खोजी ने कहा, मकान छोड़िए साहब, हम अपनी झोपड़ी में ही अच्छे हैं। कलेक्टर ने कहा, नहीं नहीं, आपको मकान मिलना ही चाहिए, आपका हक है। तमाम ऐरे गैरे मकान ले जाते हैं। आप सोमवार को आ जाइए, मैं ऑर्डर कर दूंगा। कलेक्टर की कोई चापलूसी नहीं की, यह नहीं कहा, आपने कानून और व्यवस्था बहुत अच्छी संभाली है, गुंडा गिरोह खत्म कर दिए, कोई दंगा नहीं होने दिया, शासकीय मशीनरी चुस्त कर दी। यह कहा कि आप अच्छी कविताएं लिखते हैं। कविताएं सुनवा दी और छपवा दी। कलेक्टर जिस क्षेत्र में हैं उसमें अच्छे शासक के यश के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी यश चाहता है। उसे सबसे उत्तम और सुलभ कविता का यश दिखाई दिया। प्रसिद्धि, यश की इच्छा हर मनुष्य में होती है, यह बहुत स्वाभाविक है और गलत भी नहीं है। महत्वाकांक्षा अच्छी चीज़ है। दर्द तब होता है जब अपनी क्षमता को समझे बिना उससे बहुत ऊपर की महत्वाकांक्षा पाल ली जाए। वह पूरी होती नहीं क्योंकि क्षमता नहीं है। तब घोर हताशा आती है, व्यर्थता का बोध होता है। न जाने क्यों कुछ लोग, यश के इच्छुक लोग, अपने क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र चुनते हैं, तो वह साहित्य का क्षेत्र होता है। नाम तो गर्मी में प्याऊ खोल देने से भी होता है। सेठ गोवर्धन दास की प्याऊ। जो पानी पीते हैं वे गोवर्धन दास को बड़ा दयालु मानते हैं। पता नहीं धनवान लोग सार्वजनिक शौचालय क्यों नहीं बनवाते। सेठ गोवर्धन दास शौचालय जैसा मैंने कोई नहीं देखा। अधिक प्रसिद्धि शौचालय बनवाने से मिलेगी। शमशान में तो मैंने किसी सेठ गोवर्धन दास के कुएं और शीट देखे हैं। प्रसिद्धि के लिए छोटे और बड़े लोग साहित्य चुनते हैं। साहित्य में भी कविता, कविता मन से लोग सुनते हैं और पत्र में छपती है। साहित्य में तो कई लोगों की नज़र के सामने नाम आता है। कविता लिखना लोग बहुत सरल समझते हैं। बड़े बड़े अफसर, सचिव, ओहदेदार, जिनकी ठाठ की जिंदगी है,
रौब दाब है, चाहते हैं कि उनकी कविताएं छप जाएं। ये जब अपनी कविताएं लेकर किसी कवि या संपादक के पास पहुंचते हैं तो उनके चेहरे पर भूखे भिखारी के चेहरे से अधिक दीनता होती है। जिन साहब से दफ्तर है, जिनके आतंक के कारण कोई उनकी राह में नहीं आता, वे अपनी कविताएं लेकर किसी कवि के पास पहुंचते हैं तो कितने दीन दयनीय हो जाते हैं। मुझसे भी ऐसे लोग मिलते रहते हैं और कई बार उनकी दीनता से मैं द्रवित हो जाता हूँ। मुझसे बनता तो मैं अच्छी कविताएं लिखकर उनके नाम से छपवा देता। शुरू में मैंने 2-3 कविताएं लिखी थीं, पर मैं समझ गया कि कविता लिखना मुझे नहीं आता। यह कोशिश बेवकूफ़ी है। कुछ लोगों को यह बात कभी समझ में नहीं आती और वे ज़िंदगी भर यह बेवकूफ़ी करते जाते हैं। एक बेचारी की हालत मुझे याद है। मैं भोपाल में एक मित्र के यहाँ ठहरा था। वे सवेरे कार से उतरे, मुझे परिचय दिया और कहा, दोपहर का भोजन मेरे घर कीजिए। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने जेब से कविताएं निकाल कर कहा, मैं कविता लिखता हूँ, इन्हें कहीं छपा दीजिए। मैंने देखा वे कविताएं नहीं थीं। उनका परिचय पूछा। वे बीमा कंपनी में बहुत बड़े अफसर थे। वे शाम को फिर आ गए। बोले, रात का भोजन मेरे साथ कीजिए। मैंने फिर मना कर दिया। वे दीन भाव से बोले, मेरी कविताएं किसी पत्र में छपा दीजिए। मैंने हाँ हूँ किया। दूसरे दिन वे फिर कविताएं छपाने आ गए। मैंने उनसे कहा, आपकी अच्छी नौकरी है, बहुत वेतन है, बंगला है, कार है, बीवी बच्चे हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, आपके पास सुखी और संतुष्ट रहने के लिए सब कुछ है, पर यह कविता आपको दुखी रखती है, यह आपकी दुश्मन है, इसे छोड़ दीजिए। फिर आप जैसे जमे हुए संपन्न इज्जतदार आदमी को साहित्य में नहीं पढ़ना चाहिए। साहित्य हम जैसे लोग करते हैं, जिनकी न नौकरी है, न घर, न बीवी, न बच्चे। कविता अविता निकम्मे नफंगे लोगों के लिए है। वे फिर भी कुछ बुनबुनाते रहे, पर मेरा पिंड छूट गया। इस तरह के लोग मेरे पास आ जाते हैं। वैसे रचना की इच्छा और रचनात्मक ऊर्जा बहुत अच्छी बात है। प्रकाशन और प्रसिद्धि की इच्छा स्वाभाविक है, पर रचनात्मक प्रतिभा से दूसरी तरह की रचना की जा सकती है, जैसे नए तरह के फ्लावर पॉट बनाना या नई तरह की चप्पलें बनाना। यहाँ एक सज्जन कई साल पहले थे, गांधीवादी थे, सूत काटते थे, लकड़ी का काम करते थे। उन्होंने हाथ से सोफ़ा सेट बनाया था। मुझे वे घर ले गए। करीब 1.5 घंटे हर चीज़ जो खुद बनाई थी तफसील से बताते रहे। मैंने तारीफ़ की और सही की, पर वे हर परिचित को घर ले जाते और बड़ी देर तक अपना काम बताते। वे मान्यता चाहते थे, पर उन्होंने अति कर दी तो लोग उनसे छिटकने लगे। सबसे सरल लोग कविता लिखना समझते हैं। एक दिन दूसरे शहर के 2 लोग मिलने आए। वे मामूली नहीं, लायन थे। एक लायन ने दूसरे का परिचय देते हुए कहा, ये कवि हैं। लायन बिल्कुल मेमने हो गए। पुराने संस्कार की नौवधू की तरह शर्माने लगे। उन्होंने 2 टुकड़े सुना दिए जिन्हें वे कविता कहते थे। मैंने कहा, अच्छी है। वे दीन भाव से बोले, इन्हें छपवा दीजिए। 2-4 संपादकों को दी, पर किसी ने नहीं छापी। दुकान और एजेंसियों वाले उस अतिमानव के दुख से मैं द्रवित हो गया, पर कठोर कलेजा करके इनकार कर दिया। वसुधा जिस प्रेस में छपती थी उसमें एक बड़े सरल और अच्छे कंपोज़र थे। वे खास ख्याल रखते थे, मुझे तम्बाकू खिलाते। एक दिन उन्होंने मुझे कविता दी और संकोच से कहा, इसे भी छपवा दीजिए। मैंने कविता ले ली। वह छाप नहीं सका, पर उन्होंने इसका बुरा नहीं माना। कभी कभी नाम छपने के मामले में बड़ी करुण स्थिति पैदा हो जाती है। मेरे एक मित्र थे, उनके लड़के को पढ़ाया, बड़ा होकर वह नौकरी कर रहा है। एक दिन वे सड़क पर मिल गए। मैंने हालचाल पूछा तो रोने लगे। बताया, लड़के की मृत्यु हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। वे बोले, बहू है और एक लड़का है। मैंने कहा, मैं घर आऊँगा। वे चलते चलते बोले, भैया इस समाचार को छपा देना। एक बड़े नेता के सचिव ने मुझे बुलाया। भैया साहब को नाम छपाने का पागलपन सा था। उनके जवान लड़के की मृत्यु हुई। वे शव के पास बैठे रोते रहे, होश खो बैठे। कहते थे कि मैं भी बेटे के साथ चिता में जल जाऊंगा। तभी वे उठे और मुझे लेकर दूसरे कमरे में गए। कहा, देखो, जिन जिन अखबारों में यह समाचार छपे उन्हें लेकर फाइल बना लेना। शोक संदेश भी छपेंगे, उन अखबारों की भी फाइल बना लेना।
देखना कोई छूट न जाए। मैंने शेक्सपियर के शब्द शुरू में लिखे हैं कि प्रसिद्धि या नाम या यश उदात्त मन की आखिरी कमजोरी होती है। गुजरात के युवा हीरा व्यापारी शाह ने 2 महीना पहले संन्यास लिया। सन्यासी सब त्याग देता है। शाह जी ने सर्वस्व त्याग कैसे किया? हीरों से लदे जुलूस के साथ संन्यास लेने गए। रास्ते में हीरे जवाहरात लुटाते गए। कारों, ट्रकों, बसों का काफिला, 1.25 लाख आदमियों का भोज। यह बताकर और खूब प्रचार करके सन्यासी हुए कि मैंने इतना त्याग किया है। देख लो, त्याग में भी यश का लोभ। शायद रहीम कवि ने कहा है, वैश्या बरस घटा वही, जोगी बरस बढ़ाए। वैश्या से उम्र पूछो तो वह कम करके बताती है। योगी सन्यासी से पूछो तो वे हो जाएं 70 साल के, पर कहेंगे उम्र याद भी नहीं रही, 400 सालों से तो ऊपर का ही हो चुका होगा। जवाहरलाल नेहरू बहुत उदात्त मन के थे, पर जब वे प्रधानमंत्री थे तब भारत रत्न सम्मान ले लिया। वह मुझे अच्छा नहीं लगा। भारत रत्न सरकार देती है, नेहरू सरकार थे, उन्होंने अपने को ही भारत रत्न कर लिया। फिर 1 रुपए के सिक्के पर उनका चेहरा अंकित था। वह एडवर्ड 8वें के चेहरे का रुपया मालूम होता था। नेहरू इसे रोक सकते थे। एक होता है टाइम कैप्सूल, अपने समय का इतिहास छपवाकर पात्र में रखकर उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ऊपर संकेत रहता है, 1000-2000 साल बाद यह खोदा जाएगा और इस समय के इतिहास की जानकारी होगी। वाशिंगटन में इस सदी के आरंभ में टाइम कैप्सूल गाड़ा गया था। लंदन में भी गड़ा होगा। सन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली में टाइम कैप्सूल गड़वाया। वह आपातकाल का था। 1977 के चुनाव में इंदिरा जी हार गईं। जनता पार्टी की सरकार बनी। तब यह बात चली, मैडम ने इतिहास में भी अपने को अमर करने के लिए टाइम कैप्सूल गड़वा दिया। इसमें नेहरू परिवार का यशगान होगा। टाइम कैप्सूल जनता पार्टी सरकार ने निकलवाया। कुल 3000 शब्दों का हमारे युग का इतिहास था। उसमें किसी का नाम नहीं था, महात्मा गांधी का भी नहीं। बात यह उड़ी कि लिखने वाले को 3-4 लाख रुपए दिए गए थे। उससे मनमाना लिखवाया गया था। सब नेहरू नेहरू नेहरू, इंदिरा 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 लिखवा दिया। बाद में मद्रास के उस लिखने वाले प्रोफेसर का लेख छपा। उसने लिखा, डॉक्टर एस गोपाल ने मुझे दिल्ली बुलाकर यह काम सौंपा। मुझे दिल्ली सरकार में रहने का खर्च दिया गया, जो इतना कम था कि मेरे ही रुपए खर्च हो गए। लाखों छोड़िए, मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया गया। न इंदिरा जी ने, न उनके किसी आदमी ने मुझसे कुछ कहा। मुझसे 3000 शब्द में इतिहास लिखने को कहा गया था, सो मैंने लिख दिया। पता नहीं जनता पार्टी के नेताओं ने अपने नाम वाले कैप्सूल गड़वाए या नहीं। विश्वनाथ प्रताप के बारे में भी नहीं मालूम। इतिहास में जाने के लिए उदात्त मन के लोग अपना नाम ज़मीन में गड़वा देते हैं। तो ये थी कहानी उदात्त मन की आखिरी कमजोरी। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।